हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ प्रॉब्लम्स को। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रॉब्लम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। याद करिए, जो अब मेरे इस चैप्टर के पिछले लेक्चर्स थे, उन सारे लेक्चर्स पर हम लोग ने डिस्कस किया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन, फिर काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में, फिर कई तरीके की सिचुएशंस को हम लोग ने डिस्कस किया था। तो उन्हीं सब चीजों को हमें यहाँ पर यूज करके इनका जवाब देना है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहां पर हम ये मान सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहां पर इसको कंसीडर किया जा सकता है। अ रेलवे कैरियज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। एक कैरियज है, यानी कि एक हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, रेलवे ऑब्जेक्ट। रेलवे में तरह तरह की चीजें होती हैं, तो उस पे एक कोई चीज है जो कि मूव हो रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, यानी कि जो फ्रेट होता है, मतलब बोगी एक तरीके से कह लीजिए। तो अ रेलवे कैरियज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस, a monkey sitting on top of a man cycling smoothly on a circular track, a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground, a tumbling beaker that has slipped off the edge of a table। तो इनमें से किसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज अ एग्जाम्पल ऑफ मोशन, जहां पर कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है, अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। दूसरा, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल स्पिन हो रहा है, ठीक है। तो अब गौर से देखिए, अभी तक जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं वहां पर इस लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया था और ये बताया था कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट किन ऑब्जेक्ट को मानकर चल सकते हैं। तो कंडीशन वहां पर यह थी कि जैसे ये बॉडी है, लेट अस सपोज ये बॉडी ऐसे इधर से इधर मूव कर जाए, तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर इसके मोशन को स्टडी कर सकते हैं। बट ये अगर ऐसे रोटेट करते हुए जाए, यानी कि अगर हमने इसके रोटेशन को देखा, अगर हमने इसके रोटेशन को देखा, समझिए गौर से, इसके रोटेशन को अगर हम लोग ने देखा कि ये खुद में कैसे मूवमेंट हो रहा है इसका, हमने सिर्फ इसके पोजीशन के चेंज होने की बात नहीं करी, हमने इसके पार्टिकल्स के पोजीशन के चेंज होने की बात करी, इसके एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पोजीशन के चेंज होने की बात करी। तब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट तो तभी कहलाएगा ना जब इस पे हम इसको एक ही मानेंगे, और एक ही है तो एक को आप चाहे ऐसे मूव कराएं चाहे ऐसे मूव कराएं, वो तो एक सिंपल मोशन ही होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट का। बट जब आप बात करते हैं इसके ऐसे घूमने की या ऐसे घूमने की, ठीक है, या ऐसे जाने की, तो ये सब हमारा कहलाता है कि हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट न मानकर एक क्या माना है, हम उसको देख ही रहे हैं इस तरीके से कि वो एक फाइनाइट साइज का है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो ऐसे स्पिन कर रहा है या रोटेट कर रहा है। बात समझ पाई? रही बात इस कैरियज की, यानी कि वो जो हमारे मतलब बड़े बड़े वैगन्स होते हैं, वैगन्स, ठीक है, जिसपे कि चीजों को भर के ले जाते हैं, एक्चुअल में उसको कैरियज कहते हैं, मालगाड़ी जिसे बोलते हैं। तो उस पे जो कैरियज है, तो एक रेलवे कैरियज है जिसको कि जिसपे मूवमेंट है दो स्टेशन के बीच में, इधर से लेकर इधर तक। दूर से देखो सिचुएशन को, हमने ये नहीं देखा कि वो जो है वो मूवमेंट उस पे कैसा है, हमने सिर्फ ये देखा कि वो अभी इसकी पोजीशन इधर थी एक इस स्टेशन पर, अब पोजीशन हो गई इस स्टेशन पर। तो हमने स्टेशन को भी ऐसा पॉइंट सा माना कि ये लोकेशन है, यहां पर था और ये लोकेशन थी। स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है, उसके उसमें कैसे वो चल रहा है, ये सब हमने नहीं देखा। पोजीशन इधर थी, पोजीशन इधर है, बस इसकी बात करी, तो इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो बंदर बैठा हुआ है यहां पर, अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो बंदर कूदा फांदी कर रहा है इसकी बात नहीं हो रही है, वो बैठा हुआ है, ठीक है। एक आदमी साइकिल चला रहा है, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि उस बंदर को हटाकर मैं अगर एक पत्थर भी रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पत्थर को हटा के अगर मैं एक छोटे से
एक पॉइंट को रख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब हम क्या करें कि इमेजिन करें कि एक जिस बॉडी के बारे में बात हो रही है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट से, और उसके इंफॉर्मेशन में कोई कमी ना हो, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अ मंकी सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, इसकी जगह पर हम इसको बोल सकते हैं अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन टॉप ऑफ अ मैन, ठीक है। साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप, प्लेस्ड हट गया था, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन में, पूरी सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। बंदर बैठा था, उसकी जगह पर एक बिंदु बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से एक रेलवे कैरियर्स मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन, अब दो स्टेशन के बीच में हमें मूव कराना है, वो चाहे मैं ट्रेन का इंजन मूव करा दूं, चाहे मैं वहां पर एक जो लॉरी होती है, मतलब लॉरी नहीं कहते उसको, लॉरी तो ऐसे रोड पे चलती है, मतलब एक ऐसी कोई चीज जिसको कि मैं मूव करा दूं कि मान लीजिए कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन में कोई एक पार्सल रखा हुआ है, वो पार्सल मूव कर रहा है, लेट अस सपोज, तो पार्सल मूव कर रहा है, पार्सल यहां पर था पहले इस स्टेशन पर था, वो अब दूसरे स्टेशन पर चला गया, बात खत्म। तो रेलवे कैरियज को मैं कैरियज जो यहां पर दिया हुआ है उसको किसी भी चीज से भी रिप्रेजेंट कर दूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पूरे सिचुएशन पर, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बट यहां पर लिखा हुआ है आ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, जब उस क्रिकेट बॉल के स्पिनिंग की बात होने लगी, और मैं यहां पर क्या कर दूं, एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल को रिप्लेस अगर मैं कर दूं, समझिएगा ध्यान से, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल को अगर मैं एक बॉटल से रिप्लेस कर दूं, तो क्या ये रिप्लेस हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, यहां पर इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है। कैसे? आ बॉटल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, तो एक बॉल स्पिन कर रही है और एक बॉटल जा रही है, वहां पर दोनों में तो फर्क होगा ना, बॉटल जाएगी अलग बिहेवियर होगा, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल जाएगी अलग बिहेवियर होगा, यानी कि वहां पर हमें उसके स्पिनिंग मोशन को कंसीडर करना होगा, जिसके कारण से वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल, इस पे इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो बीकर किनारे पर गया और किनारे पर जाकर, जैसे मान लीजिए बीकर है तो ये किनारे तक गया और किनारे पर जाकर ऐसे लुढ़क गया, तो ये लुढ़का टम्बल हुआ, तो ये जब टम्बल हुआ तो ये अपने आप में ऐसे रोटेट किया, तो टम्बलिंग का मतलब ही है कि हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन में एक और चीज ऐड कर रहे हैं कि वो सिर्फ पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, वो खुद के पार्टिकल्स में चेंज हो रहा है, उसके पार्टिकल्स की पोजीशन में चेंज आ रहा है, तब हम बोल देते हैं कि वो वहां पर हमारा जो टेबल है उसके पे रखा हुआ बीकर, उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर, बात समझ पे आई? ये तो ये हो गया एक नए तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट को सोचने का तरीका, जो हमारा वैसे जो कन्वेंशनल तरीका है, कन्वेंशनल क्या कह लीजिए कि मतलब जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को मानते हैं जब जो डिस्टेंस उसने कवर करी और जो वो ऑब्जेक्ट है उसका साइज, उनमें बहुत ज्यादा अंतर हो, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करी हो बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स साइज। क्लियर? तो यहां पर दोनों में मतलब इन दो तरीके की सिचुएशन पे अंतर यही है कि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर फर्क पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पोजीशन टाइम ग्राफ्स ऑफ टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O to their homes P and Q respectively are shown in figure 2.9. Choose the correct entries in the bracket below. ठीक है, एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है दो चिल्ड्रंस का ए और बी, जो कि वापस आ रहे हैं अपने स्कूल से टू देयर होम्स पी एंड क्यू होम्स पर वो वापस आ रहे हैं एज शोन इन द फिगर। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। तो ये दोनों क्या हो रहा है कि दो चिल्ड्रन है, स्कूल ओ पर है, ठीक है, तो टू चिल्ड्रंस ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ, स्कूल ओ से वो वापस आ रहे हैं टू देयर होम्स पी एंड क्यू, यहां से वो क्या हो रहे हैं वापस आ रहे हैं। तो अब हमें बताना है कौन से इस पे करेक्ट एंट्री मौजूद है, तो कौन कितना पास है
वो हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, वो अब यहां से क्या हो रहा है, अगर हम लोग माने इसको ऐसी सिचुएशन कि स्कूल हमारा ऐसा है, मान लीजिए स्कूल ऐसा है और स्कूल से एक जो लड़का है वो अपने पी घर पर जा रहा है और दूसरा जो है लड़का है वो क्यू घर पर जा रहा है। ठीक है, तो पी जो जा रहा है वो मतलब जो पहला लड़का है वो पी तक जा रहा है, दूसरा क्यू तक जा रहा है। ए वाला जा रहा है पी तक, बी जा रहा है क्यू तक। तो किसका घर दूर है किसका घर पास है कैसे पता चलेगा? ए वाला है ए ऑब्लिक बी, मतलब दोनों में से क्या चूज करना होगा, यहाँ पर हमें ए लिखेंगे कि बी लिखेंगे ताकि जो पूरा सेंटेंस है वो मीनिंगफुल हो जाए। लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन, starts from school earlier than, walks faster than, A and B reach home at the same or different time, A B overtakes on the road। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर बतानी है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन स्कूल के पास है, स्कूल के पास कौन रह रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो जो ए और बी में से जो पास है वो कौन है, अगर पी पोजीशन को देखो और क्यू पोजीशन को देखो तो क्या समझ पे आ रहा है? जो पी पोजीशन है वो क्या है, पास है। जो पी पोजीशन है वो क्या है, हमारी पास है। तो ये वाली जो पी पोजीशन है वो पास है, यानी कि जो यहां से स्कूल से वो चलना चालू किए और पी तक पहुंचा और उसके बाद ये बी तक क्यू तक पहुंचा, तो जो ए वाला है वो पी तक पहुंच रहा है, जो ए वाला है वो पी तक पहुंच रहा है और जो बी वाला है वो क्यू तक पहुंच रहा है। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो ए है वो स्कूल के पास है, तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। तो इसका जो यहां पर होगा वो ये हो जाएगा कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ये वाला, यानी यहां पर ए और यहां पर बी। उसके बाद स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन, इनमें से स्कूल से जल्दी कौन निकल कर आया? अब देखिए यहां पर स्कूल से जल्दी कौन निकल कर आएगा, जो चलना पहले स्टार्ट करेगा। मतलब कि जो 12 बजे चलना स्टार्ट होगा वो जल्दी स्कूल से निकल कर आया, और जो 12:15 पर निकला है वो देर से। यानी कि इस समय वाले एक्सेस पर जो आगे तरफ होगा वो देर से चलना स्टार्ट किया है, और जो यहां से स्टार्ट होगा उसका मतलब यह है कि अभी उसने चलना चालू किया, तो उसको हमने जीरो नाम दे दिया, जीरो टाइम दे दिया, उसके रिस्पेक्ट में ये आगे चलना चालू हुआ। यानी कि स्टार्ट किया है पहले चलना ए, तो ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ए ने पहले चलना चालू किया है एज कंपेयर टू बी, बी बाद में निकला है। देखो इन दोनों में समय का गैप देखो, ये अगर हम जीरो ले रहे हैं समय और ये कुछ दे रहे हैं, यानी कि टाइम डिफरेंस कितना है, मान लीजिए कुछ टी सेकेंड्स का है इनके बीच में टाइम डिफरेंस है, ये देर में निकला है। ठीक है, ये इसका टाइम क्या है बाद में, तो ये देर में निकला है। उसके बाद फिर पूछा गया है कि कौन ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, तो फास्टर कौन होगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, और वो कैसे पता चलेगा, स्लोप से। तो इसका स्लोप देखो और इसका स्लोप देखो, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। बी वाले का जो स्लोप है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ए वाले का, यानी कि जो फास्टर मूव कर रहा है वो बी फास्टर मूव कर रहा है। तो बी वॉक्स फास्टर देन ए, जो बी है वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है एज कंपेयर टू ए, बी वॉक्स फास्टर देन ए। क्लियर? उसके बाद ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम, क्या है यहां पर? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो देखो ये जो है बी वाला वो जल्दी पहुंच गया, जबकि ए वाला जो है वो देर में पहुंचा है। ठीक है, ए वाला जो है वो देर में घर पहुंचा है और जो बी वाला है वो घर पहले पहुंच गया। तो ए एंड बी रीच होम एट द डिफरेंट टाइम, एट द डिफरेंट टाइम। साथ ही में यहां पर एक और चीज है, और वो ये है कि बी देखो बाद में निकला था बट वो घर जल्दी पहुंच गया और उसका घर भी दूर था। यानी कि अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो बी ने ओवरटेक किया होगा ए को एक बार। ठीक है, एक बार उसको ओवरटेक किया है, बी ने ए को एक बार ओवरटेक किया है घर पहुंचने के लिए। यानी कि ए वाला निकल गया था, ए वाला निकला स्कूल से मस्त चला जा रहा है, बी वाला देर में निकला और इसने इसको ओवरटेक करके घर जल्दी पहुंच गया, जबकि ये बाद में पहुंचा। ठीक है, क्लियर? सिचुएशन कुछ ऐसी थी, फिर से, कि ए स्कूल से निकला, ए स्कूल से निकला,
और ये आराम से चला जा रहा है, और इसके निकलने के बाद ये बी स्कूल से निकला और ये इसको ओवरटेक करते हुए आगे घर पहुंच गया, और ये अभी जा ही रहा है। ठीक है, क्लियर, ये चीज हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ वुमेन स्टार्ट्स हर होम एट 9 AM। ठीक है, एक वुमेन ने चलना स्टार्ट किया, हर होम, अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, अपने घर से चलना स्टार्ट किया एट 9 AM, वॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। 9 बजे उसने चलना चालू किया, स्पीड उसकी इतनी थी, 2.5 किलोमीटर उसका ऑफिस था। स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, वो 5 PM तक अपने ऑफिस में थी, एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन। तो हमें यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सिंपल सा है, हम देखो यहाँ पर चाहें तो इसको पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, पहले क्या हुआ कि जो इनकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर थी, और डिस्टेंस कितना था इनका, 2.5 किलोमीटर। तो अगर हम लोग स्पीड टाइम टेकन निकालें, ठीक है, स्पीड तो हमें दी हुई है और डिस्टेंस हमें दी हुई है 2.5 किलोमीटर, और हमारा ये कितना है स्पीड, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल जाएंगी। तो 2.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, 2.5 किलोमीटर चलने में उनको समय लगेगा 30 मिनट्स, ऑब्वियस सी बात है, आधा घंटा। तो यहां पर ये 30 मिनट हमें समय पता चला, और जो उनकी स्पीड अब ऑटो से होगी क्योंकि वापस आ रहे हैं, तो वो हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उनको लगेगा 6 मिनट, उनको लगेगा कितना, 6 मिनट। तो इस पूरी सिचुएशन को जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, 9 AM से 9:30 AM तक ये पहुंच गई ऑफिस, 9 AM पे चली और 9:30 पर पहुंच गई ऑफिस। कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर करी, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 2.5 किलोमीटर। ठीक है, इतना इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ 2.5 किलोमीटर। ये इस एक्सिस पर हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये 2.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये यहाँ नहीं, ये बन जाएगा 2.5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये वहां पर 5 बजे तक रही, 5 बजे के बाद ये 6 मिनट में अपने घर आ गई। तो स्लोप ऐसा बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह लें, तो ये हमारा बन गया, वापस उसी जगह पर आ गई जहां से वो चली थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ, यानी कि कोई एक शराब पीने वाला इंसान, अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन, एक पतली से रास्ते में चल रहा है। तो पतले से रास्ते का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। वैसे तो जो ड्रंकर्ड होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन पर चल सकते हैं, उनका रैंडम मोशन होता है। बट यहां पर दे दी कि इतनी पतली लेन है कि वो एक ही डायरेक्शन पर मूव कर सकता है, या तो इस तरफ या तो पीछे तरफ। ठीक है, मतलब एक ही एक्सिस है उसके पास मूव करने के लिए। तो ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। वो 5 स्टेप आगे जा रहा है और 3 स्टेप पीछे जा रहा है। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, यानी कि 5 आगे बढ़ा। ठीक है, 5 आगे बढ़ा और यहां से 3 स्टेप पीछे गया, यहां से 1 2 और 3, 3 स्टेप तक पीछे चला गया। यहां से फिर ये 1 2 3 4 5 ये आगे बढ़ा, और उसके बाद फिर 3 स्टेप पीछे लेता है, यानी कि यहां फिर पहुंच जाता है। यहां से फिर 1 2 3 4 5 आगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो 5 स्टेप आगे बढ़ना, 3 स्टेप पीछे जाना, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, और ऐसे ही वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, उसका हर एक स्टेप कितना बड़ा है, 1 मीटर लंबा है, और उसको लगता है 1 सेकंड 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने पे। तो हमें एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है इस मोशन का। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट
13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। और ये यहां पर देखिए जो भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रही हैं क्योंकि सिचुएशन फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग फिजिक्स वो सही है। इस वजह से इस सिचुएशन के बारे में डिस्कस हो रहा है, ना तो किसी तरीके का प्रमोशन है इस चीज पर ड्रिंकिंग को लेकर, ना तो ये मजाक बनाया जा रहा है उसके गड्ढे में गिरने का। ठीक है, क्वेश्चन पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। क्लियर, मतलब अन्यथा नहीं लीजिएगा, इसको सिर्फ इस सिचुएशन के लिए यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रिलेवेंस। अब यहां पर क्या है कि 13 मीटर दूर क्या है, एक पिट है, तो यहां से जहां से वो चलना चालू किया है तो वो 13 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो पिट है तो पिट तक कब तक पहुंचेगा, जाकर वहां पर गिरेगा, बस इतना हमें बताना है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें, ठीक है, तो एक स्टेप क्या 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, तो इसको हर एक के लिए हर एक स्टेप के लिए 5 सेकंड लग रहा है। तो देखो जो टोटल टाइम होगा वो देखो 5 मीटर आगे जा रहा है तो 5 सेकंड, फिर 3 मीटर पीछे आ रहा है तो 3 सेकंड, फिर 5 सेकंड आगे, फिर 3 सेकंड, इस तरीके से। और जो नेट डिस्टेंस कवर करता है एक बार में वो करता है 2 मीटर, यानी कि 5 आगे गया और 3 वापस आ गया, यानी कि जो एक पूरा कंप्लीट उसका जो ऑसिलेशन है, ये जो झूला झूल रहा है, वो झूला झूलने से मतलब एक बार वो आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, तो इसमें वो जो नेट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 मीटर कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है, 2 मीटर। और इस पूरी सिचुएशन में उसको जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 सेकंड प्लस 3 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड। तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 8 सेकंड्स पर। इस हिसाब से जब वो हम बात करेंगे कि 13 मीटर डिस्टेंस पर जो चीज रखी होगी, तो जब 4 मीटर होगा तो 16 सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से करते करते जब हमारा 12 यहां पर होगा, ठीक है, 12 मीटर तक, यानी कि इस तरीके से 2 मीटर 2 मीटर से ऐसे करते करते वो जब 12 मीटर तक पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 6 बार ऐसी प्रोसेस हो चुकी होगी, यानी कि 48 सेकेंड्स इलैप्स हो चुके होंगे। और उसके बाद फिर जैसे ही वो एक कदम और बढ़ाएगा वैसे ही वो क्या होगा, वो गिरेगा। ठीक है, बट अब यहां पर सिचुएशन अगर आपने ऐसे कंसीडर करी तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने यहां पर गलती कहां किस पॉइंट पर कर दी, गलती यह है कि आपने उसको पहले पिट के आगे तक पहुंचाया फिर वापस लेकर आए। ठीक है, ये जो 2 मीटर हो रही है, 2 मीटर में आपने क्या कंसीडर कर लिया कि ये पिट है, और वो जो 12 मीटर आपने सोचा कि 12 मीटर तक ऐसे गया, तो आपने ये सोचा कि ये पहुंच गया है कहां पर, इस जगह पर, और यहां से ऐसे हो गया, बट वापस नहीं आ पा रहा ना। यहां पर तो 8 के बाद जब वो 13 पर जाएगा वो तो गिर ही जाएगा नीचे। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है। यहां पर ऐसा नहीं कर देना है आपको कि अगर यहां पर एक ऐसा फॉर्मेट बन रहा है तो डायरेक्ट उसको लेकर 48 सेकेंड्स निकाल दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि 5 मीटर पहले वो आगे चल रहा है फिर जाकर वो 3 मीटर पीछे आ रहा है। तो देखो 2 मीटर 8 सेकंड में चला, फिर 4 मीटर 16 सेकंड में, 6 मीटर 24 सेकंड में, और 8 मीटर 32 सेकंड में चला। और इसके बाद 32 सेकंड में 8 मीटर चलने के बाद वो पहुंच चुका है इस सिचुएशन पर कि ये तो हो गया है 8 मीटर, लगे हैं 32 सेकंड्स। अब यहां से ये क्या करेगा, ये जो पिट है यहां तक है सिर्फ और सिर्फ 8 से लेकर प्लस 5 ही मीटर तो है। और जब 5वां कदम वो बढ़ाए, मतलब 5वें कदम पर वो पहुंचेगा तो वो पिट में ही तो जाकर गिरेगा, यानी कि 8 5 13 सीधे पहुंच रहा है वो वहां पर, यानी कि यहां तक आया वापस गया, यहां से आगे गया वापस आया, यहां से यहां आगे गया वापस आया, गया वापस आया। ये प्रोसेस उसकी चली 4 बार। ठीक है, इसके आने जाने की प्रोसेस चली पूरी 4 बार। उसके बाद फिर वो यहां से जब 5वीं बार चलना स्टार्ट करेगा तो वो सीधे 5 मीटर चलेगा और चलकर वहीं पिट में गिर जाएगा। और इस तरीके से 32 सेकंड प्लस 5 सेकंड और लगेंगे
जिससे कि 37 सेकेंड्स हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 5 मीटर गया, 3 मीटर वापस आया, फिर समय देखो लगातार बढ़ता जा रहा है, 5 सेकंड 3 सेकंड, 5 सेकंड 3 सेकंड, 5 सेकंड 3 सेकंड, तो 5 सेकंड आगे बढ़ा, 3 सेकंड पीछे बढ़ा, 5 सेकंड आगे बढ़ा, 3 सेकंड पीछे, 5 सेकंड आगे 3 सेकंड पीछे, तो 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे। तो इस चीज ऐसी हो रही है, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, ठीक है, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, ये चीज हो रही है। अब जैसे ही फिर वो होता है तो ये एक प्रोसेस हो गई, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, और 5वें प्रोसेस में सीधे जंप कर जाएगा, वो पिट में गिर जाएगा यानी कि, ठीक है। तो ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा। क्लियर? इस पे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 meters. What is the retardation of the car? Assume uniform and how long does it take for the car to stop? यानी कि रिटार्डेशन कितना है और टाइम कितना लगेगा। तो कार की स्पीड कितनी है, 126 किलोमीटर पर आवर, और इसको 200 मीटर की डिस्टेंस पर रोका गया है। तो इसके लिए सिंपल हम लोग ये मानेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल हो गई हमारी 0, वहां से हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस दे रखी है कि इस ड्यूरेशन पर, ये जो चेंज था इस ड्यूरेशन पर 200 मीटर डिस्टेंस कवर करी है। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लिया हमने u जो है वो 35 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, 126 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो 35 मीटर पर सेकंड निकल कर आ गया, फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 0। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितनी हो गई, 200 मीटर, ठीक है। बस हमने यहां पर रिटार्डेशन माना कि a है, तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, इसमें फाइनल वेलोसिटी जो 0 थी उसको पुट किया, इनिशियल वेलोसिटी जो 35 मीटर थी उसको पुट किया, 2 इंटू a इंटू एस किया, जिससे कि a को कैलकुलेट करने पर -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल कर आ गया। अब रिटार्डेशन हमसे पूछा है, तो रिटार्डेशन के लिए हम लोग सिर्फ इस वैल्यू को बताएंगे कि 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि रिटार्डेशन शब्द तो ये माइनस साइन ही बता रहा है, रिटार्डेशन तो यही बता रहा है कि रिटार्डेशन इसकी वजह से हो रहा है। क्लियर? उसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देखो एक्सेलरेशन यहां पर पता चल गया है, एक्सेलरेशन माइनस में, जो कि रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिटार्डेशन अगर पूछेंगे तो रिटार्डेशन है हमारा 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें टाइम भी बताना है, तो टाइम बताने के लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस at लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, जिसपे कि ये -35 डिवाइडेड बाई -3.06, यानी कि इस ये डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, जिससे कि 11.44 सेकंड्स निकलकर आ जाएगा। t इज इक्वल टू 11.44 सेकंड्स। क्लियर यहां तक कि इतना समय लगेगा उसको स्टॉप होने पे। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू।